जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। स्वागत है मेरे भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत शानदार, जबरदस्त, एकदम ऐसे ही रहना, एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त की तरह एकदम एनर्जेटिक रहना है, दम खम के साथ। चलिए, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिक्सचर को कवर किया था और मिक्सचर और एक एलिगेशन में एक अच्छा खासा हमारा गैप हो गया क्लासेस के बीच में। लेकिन कल से आपकी क्लासेस जो है हर मतलब जितनी भी है, एप्लीकेशन भी हो गई या हमारा यूट्यूब हो गया, प्रॉपर वे में चलेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पर जो है हम काम कर रहे थे और वो भी आप लोगों के लिए। जैसे हमने फॉर्मूला बुक बनाया, एक ब्रह्मास्त्र बनाया, और आज आप उस ब्रह्मास्त्र का सीधा सीधा लाभ उठा पाते हैं अपने परीक्षाओं को लेकर। तो उसको बनाने के लिए भी एक वक्त लगा होगा। 60 मॉक टेस्ट वाली बुक बनाई और आज जो है हर मेंस के बच्चे के पास वो किताब है और वो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ता है, रेकमेंड करता है दूसरों को। उसी तरीके से एक और मास्टरपीस आप लोगों के लिए सामने आने वाली है। थोड़े दिन का आपको इंतजार करना होगा, जिसके लिए दिन रात में एक करके बैठा हूं। रात को 4 बजे सो के सुबह वापस 7 बजे से उठ के उसके ऊपर काम कर रहा हूं और आज शाम तक उसके ऊपर काम हो गया। आज कसम खा लिया था कि इसको फाइनल करके रहेंगे किसी भी हालात में। थोड़ा और काम रह गया जो कल और परसों तक हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त आपको वीडियो जानने को मिलेगी, बात जानने को मिलेगी, वो चीज़ आप देखेंगे यहीं लाइव वो डिजिटल बोर्ड पे। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा मेरे भाई आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो है आज एप्लीकेशन पर हमारी ये क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए नाराज मत होना। बाकी रात में 10:30 में एप्लीकेशन पर हमारी एक, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लास है, ठीक है। और YouTube पर भी जो 2-3 दिन हमारी क्लासेस मिशमैश रही, वही हमारा रीज़न था। क्योंकि जब भी कोई कंटेंट आ रहा होता है, जब भी कोई किताब आ रही होती है, मैं अपनी दिन रात को एक करके उस कंटेंट के पीछे लगा देता हूँ कि भाई कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हालात हो, पहले बच्चे को ये चीज़ मुझे देना है तो मुझे देना है, ठीक है। क्योंकि वो जो लय होता है, वो जो समय होता है, वो तभी होता है, उसके बाद आप उस चीज़ पर काम नहीं कर सकते। ये बहुत एक फिक्स बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस YouTube के क्लास की वीडियो को। बहुत बच्चों की इंक्वायरी थी, सोचा इसके पहले वो कमेंट करे, इसके पहले वो कुछ बात बोले, हम उन्हें पहले ही बता देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट एलिगेशन, ठीक है। एक ही वीडियो में एलिगेशन खत्म, जी हाँ बिल्कुल। और इस एलिगेशन की वीडियो में कल हमने जैसे शुरुआत किया था, आधे घंटे हमारी क्लास चली थी, दूसरा वाईफाई चला गया, बफरिंग का इशू आने लगा, LED खत्म हो गया, तो 50 तरह की प्रॉब्लम थी। पूरी की पूरी सेटअप को ही चेंज करवा दिया रातों रात हमने, ताकि कोई भी सिचुएशन हो, हमारा कॉस्ट जितना लगना है लगे, लेकिन आपकी क्लास के साथ समझौता ना हो, ठीक है। बाकी भगवान से भी आप लोग दुआ करते रहिए कि जो दुग्रहण लगा हुआ है क्लास के ऊपर, स्पेशली मैथ्स के ऊपर, वो थोड़ा खत्म हो जाए मेरे भाई, और क्लासेस रेगुलर फॉर्मेट में चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं, एकदम शून्य से सीखते हैं एलिगेशन क्या है। थंबनेल भी बदल दिया, कंटेंट भी बदल दिया, और अब हमने सोचा कि जहां 2 पार्ट में एलिगेशन कराना था, वहां एक ही पार्ट में बच्चों को थोड़ी लंबी क्लास लेके पूरा का पूरा एलिगेशन हम खत्म कर दें। तो शुरुआत करते हैं भाई मेरे इस कंटेंट को। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करो और हर जगह पे शेयर कर दो, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर और केयर आप लोगों का होगा, मेरे लिए भी चीजें उतनी ज्यादा शानदार होने वाली है, ठीक है। तो डे 41 है और आज हम लाइव पढ़ने वाले 8:30 बजे, रोज रात 8:30 बजे आपकी क्लास चलती है और इस वीडियो में हम कंप्लीट एलिगेशन करेंगे। और जैसा कि थंबनेल पर मेरे भाई लिखा हुआ है, थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे मेरे भाई। तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो सबसे पहले एलिगेशन के बारे में जानते हैं। क्या लगता है एलिगेशन कैसा टॉपिक है आपका, ये बताइए। मतलब एलिगेशन का नाम शायद ही किसी किताब में आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर किताब में एलिगेशन नाम से कोई चैप्टर दिया गया हो। बहुत ऐसे कम वीडियोस भी आपको एलिगेशन पर मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं उसमें कंप्लीट टाइम एक ही वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा मास्टरपीस बच्चों को देते हैं जिसमें वो एलिगेशन के कंसेप्ट को समझ पाए, सीख पाए और दूसरों को सिखा भी पाए, आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले आज आप ये बात जानिए, एलिगेशन है क्या। एलिगेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप अरिथमेटिक के अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग यहाँ पर चैप्टर्स को डील कर रहे होते हैं, उनके सवालों को बना रहे होते हैं। अरिथमेटिक में लगभग हर चैप्टर परसेंटेज से लेकर मिक्सचर तक के सवालों को आप एलिगेशन के कंसेप्ट से बना सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। 2-4 बातें हैं, चंद बातें हैं जो आपको सीखनी है, और अगर वो जान लेंगे तो एक एलिगेशन में आप महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एलिगेशन क्या है। तो एलिगेशन एक ऐसा अप्रोच है जो सवालों को सॉल्व करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिगेशन के सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर एलिगेशन को हम अलग अलग चैप्टर में लगाते हैं। सबसे पहला चैप्टर ही हमारा क्या हो गया, तो सबसे पहला चैप्टर ही हमारा परसेंटेज हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, प्रतिशत। बिल्कुल, जब बच्चा एकदम शुरुआत करता है गणित पढ़ना तो यहीं से करता है परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा बात
करते हैं यहाँ पर, तो हमारा लाभ और हानि, जैसे जीवन में लाभ भी है और हानि भी है, उसी तरीके से गणित में भी लाभ और हानि है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एलिगेशन कहाँ लगा सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में एलिगेशन लग सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर में हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज में लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और भी कई ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है जहां पर एलिगेशन का सीधा सीधा रोल हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। एडवांस के टॉपिक में एलिगेशन नहीं लगता, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपको एवरेज के सवालों से बताने की एवरेज के सवालों में जो है आप एलिगेशन को किस तरीके से लगा पाओगे। बच्चा कहता सर थोड़ा लाइट कम करिए। बिल्कुल महाराज, लाइट कम कर देंगे, आप जैसे हुक्म देंगे वैसे होगा एकदम, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो एलिगेशन में यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। अब एलिगेशन में यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, एलिगेशन क्या है, कैसे है, तो देखो जो भी चीज़ यहाँ पर दो क्वांटिटी से मिलकर बनी हो ना, वहाँ मेरे भाई एलिगेशन लगता है। जैसे ऐसे समझ लो यहाँ पर कि मुझे शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा दूध चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए, चीनी को अगर हम हटा दे तो सिर्फ, यानी यहाँ पर ये शरबत जो बना है वो दो क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। आप ऐसे देख लो, जो दूध वाला आपके घर पे दूध पहुँचाने आता है, क्या वो कंप्लीट दूध दे पाता है? बिल्कुल भी नहीं, उसमें मिलावट होती है। तो अगर हम बात करें कि हमने 3 लीटर दूध लेके 2 लीटर पानी लेकर कोई मिक्सचर तैयार कर दिया, तो वहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? एलिगेशन। जैसे आप ऐसे समझ लो, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, आप जिस क्लास में वहां पर पढ़ रहे हो, तो आपकी क्लास में लड़कियां भी हैं, आपकी क्लास में मेरे भाई लड़के भी हैं, ठीक है। मैंने ऐसे कह दिया कि जैसे मान लो लड़कियों का औसत x है और लड़कों का औसत मेरे भाई y है और पूरे के पूरे क्लास का औसत z है, तो वहां हम एलिगेशन कैसे लगा पाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ कहा कि यार ये बॉयज हो गए हमारे, ठीक है। क्या हो गए, तो बोलोगे सर ये बॉयज हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो बॉयज का यहाँ पर कंसेप्ट और ये हमारा गर्ल्स का हो गया और यहाँ पर टोटल हो गया। और जब मेरे भाई इनका हम रेशियो लगाते हैं ना, तो यहाँ पर इनमें एलिगेशन लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू इन दोनों में जो बड़ा होगा, मान लेते हैं कि बॉयज हमारा बड़ा है किससे, गर्ल्स से, तो बॉयज हमारे यहाँ पर टोटल को घटाएगा और ये टोटल जो है वो गर्ल्स को घटाएगा। इस प्रकार से उसको यहाँ लिख रहे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देके दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई क्लास है और क्लास में लड़कों का औसत हमारा कितना है, तो उस क्लास में हमारा लड़कों का औसत 70 है। उस क्लास में लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो 60 है। और पूरी की पूरी क्लास का औसत वजन कितना है, तो 62 है। आप मुझे यहाँ पर ये बता दो उस क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, मात्र अनुपात की बात करते हैं, बॉयज और हमारा गर्ल्स का रेशियो कितना है। बोलोगे 70 में से 62 गया तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, और 62 में से 60 गया तो 2 आएगा। यानी अगर हम रेशियो की बात करें तो 1 अनुपात 4 हो जाएगा। लेकिन ये ठीक है, आ गया, लेकिन क्या आपने अपने आप से पूछा कि ये 1 4 क्यों आया? क्यों 1 4? हम नंबर को ही लिए, हम कुछ और किए, ये सम का वैल्यू क्यों नहीं हो गया, ये नंबर का ही रेशियो क्यों रहा? वो कंसेप्ट जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आवश्यकता है मेरे भाई वहाँ पर उस बात को समझने की कि अक्सर में जब हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं ना, तो हमें आवश्यकता क्या, मतलब मिलता क्या है हमें वहाँ पे, रेशियो किसका मिलता है। प्रॉफिट लॉस के टॉपिक में लगाएंगे तो किसका रेशियो मिलेगा, परसेंटेज में लगाएंगे तो किसका रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स में किसके रेशियो हमें मिल रहे होते हैं, समझिए इस बात को। तो जैसे मान लीजिए हम सबसे छोटी सी बात शुरुआत करते हैं। लगभग आप लोग ये बात जानते होंगे कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो हमारे बराबर होता है किसके, प्रॉफिट अपॉन सीपी के। अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के नजरिए से देखें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो स्पीड होता है वो हमारा बराबर हो जाता है किसके, डिस्टेंस अपॉन मेरे भाई टाइम के। अगर हम बात कर रहे होते हैं औसत की रफ्तार में, औसत की बात में, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे सर एवरेज का जो फॉर्मूला हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा वो हमारा पढ़ा कितना, तो सम अपॉन नंबर हो जाता है, ठीक है। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी हमारा क्या होता है, तो सीपी में आप क्या कहते हैं, आप बोलते हैं सर 5 रुपये प्रति किलो। आपने अक्सर ऐसा बात सुना है। यानी अगर हम सीपी में भी बात करें तो क्या हो जाएगा कि 1 किलो का दाम देखो ये 5 रुपये और कितना हो जाएगा, तो 1 किलो। अब हम आपको एक एक छोटी छोटी चीज बताना शुरू करेंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो मेंस लेवल का तैयारी तक करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका एलिगेशन को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आप समझिएगा। एलिगेशन में कभी भी किसी भी क्वांटिटी में अगर आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो हमेशा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है रेशियो उसी का मिलता है, अनुपात उसी का मिलता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास 2 वस्तु है, एक मेरे पास कलम भी है और एक मेरे पास किताब भी है, ठीक है। मैंने जो है वो पेन को कितने के प्रॉफिट में बेचा है, पेन को मैंने 15% के प्रॉफिट में बेचा है। मैंने जो है वो किताब को कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो 9% के प्रॉफिट में बेचा है। और दोनों को जब मिलाकर मैंने ओवरऑल औसत निकालने की कोशिश की कि यार पेन और बुक दोनों पर ओवरऑल मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो पता चला मुझे कि यार यहाँ पर 6% का प्रॉफिट हुआ है। हमेशा याद रखना बीच वाला डेटा हमेशा इनके बीच का ही होता है, ठीक है। यहाँ सॉरी
6 ना कह के हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर 11 कह सकते हैं कि एक ये जो डेटा है एक से बड़ा होगा और दूसरे से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब जब इसमें एलिगेशन लगाओगे तो 15 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 11 में से 2 माइनस करोगे या 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इनका रेशियो कितना है, 1 और 2। अब ये रेशियो किसका आया, तो बोलोगे सर अगर प्रॉफिट परसेंट का लगाओगे ना तो रेशियो किसका मिलेगा, सीपी का। यानी ये प्रॉफिट परसेंट है तो रेशियो किसका मिलने वाला है, तो रेशियो सीपी का मिलने वाला है। उसी तरीके से कल के दिन अगर मान लीजिए स्पीड और स्पीड का एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो जो मिलेगा वो तुम्हें टाइम का मिलेगा। एवरेज का लगाओगे तो यहाँ रेशियो किसका मिलेगा, नंबर का मिलेगा। और कॉस्ट प्राइस का एलिगेशन लगाओगे तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे भाई मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा तो एवरेज का एलिगेशन लगाने पर किसका रेशियो मिलता है, तो एवरेज का रेशियो लगाने पर हमें नंबर का रेशियो मिलता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे चैप्टर को ब्रीफ वे में बताने वाले हैं। हर चैप्टर का एक कंसेप्ट भी हम आपको सिखाएंगे और उसके ऊपर तगड़े तरीके से सवाल भी कराएंगे ताकि आपको भी मजा आएगा और कहोगे आप कि हाँ सर इस 8:30 वाली क्लास के आदित्य सर की क्लास से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले एवरेज में हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं हमारे पास और उससे मिलकर पूरा का पूरा जो है टोटल की बात की जा रही है, तो पहले व्यक्ति का एवरेज यहां लिखिएगा, दूसरे व्यक्ति का एवरेज यहां लिखिएगा, टोटल का एवरेज मेरे भाई यहां पर लिखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू यहां आएगा और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू यहां आएगा, और जो वैल्यू होगा ना मेरे भाई वो उनके नंबर का रेशियो होने वाला है। क्या होने वाला है, नंबर का रेशियो होने वाला है। जैसे शुरुआत करते हैं एकदम सबसे पहले सवाल सीजीएल 3 दिसंबर 2022 में अभी लेटेस्ट में पूछे गए सवालों के साथ, और इसी के साथ आप लोगों का लाइक बढ़ जाना चाहिए और उत्साह बढ़ जाना चाहिए और कमेंट बॉक्स में दनादन हर किसी का आंसर आ जाना चाहिए। तो चलो हमारे मुन्ना और मुन्नी फटाफट आंसर देना शुरू करो सबसे वाले पहले सवाल का। बताइए क्या मेरे भाई आंसर होगा, फटाफट बोलेंगे। सर देखिए कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 60 और 65 है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। हमने एक ही बात कहा, हमेशा इस बात को समझना, एक तरफ क्या लिख लो, बॉयज लिख लो। यहाँ पे बोला गया ना, इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी क्या कहा गया है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 62, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट आर 60 एंड 65, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। बहुत ही प्यारा सवाल, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो मेरे भाई टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, तो मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट हैं, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 60 बच्चे हैं, और उनका औसत कितना है, तो 62 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का औसत 60 है, गर्ल्स का औसत 65 है, और हमसे नंबर ऑफ पूछा गया। हमने कहा यार हमें एलिगेशन में इतना आता है कि बॉयज का औसत यहां लिख देते हैं, गर्ल्स का औसत यहां लिख देते हैं, टोटल यहां लिख देते हैं, और नीचे जो हम लिख रहे होते हैं ना इनके नंबर का रेशियो होता है। नीचे हम क्या लिख रहे होते हैं, तो नीचे इनके नंबर का मेरे भाई रेशियो होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कहा, कितने बच्चे हैं, 60, ठीक है। बाद में देखेंगे 60 बच्चों का औसत कितना है, 62, यानी ये हमारा टोटल का औसत है। आपकी नजरें पकड़ ले सवाल के अंदर डेटा को, इस बात को ध्यान रखो। तो पूरे के पूरे क्लास का औसत हमारा कितना है, 62 है। पूरे के पूरे क्लास का औसत हमारा कितना है, तो 62 है। तो टोटल के जगह कितना लिखेंगे, 62 लिखेंगे। फिर उसके बाद लड़के और लड़कियों का, ये हमारा लड़कों का औसत है और ये हमारा लड़कियों का औसत है। तो लड़कों का औसत लड़कों के जगह पे, लड़कियों का औसत मेरे भाई लड़कियों के जगह पे। तो लड़कों के जगह पे कितना लिखेंगे, 60, और लड़कियों का औसत 65 है तो कितना लिखेंगे, 65 लिखेंगे। जब आप यहां पर इसमें एलिगेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आप क्या सीखेंगे, आपने कहा, सर ने कहा था कि बड़ा वाला छोटे वाले को माइनस करता है, बड़ा वाला छोटे वाले को क्या करता है, माइनस करता है। एकदम टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, सीधा सीधा नहीं लिखते हैं। बहुत को लगता है कि यहाँ पर जो है 65 ने 62 को घटाया तो 3 यहाँ लिखना चाहिए, बस उसी दिन खत्म हो जाते हो। समझ में आ गया बात। जब तीर टेढ़ी चली है तो टेढ़ा ही चलाना है यहाँ पे। जब इसने यहाँ पर जो है वो सीधा का सीधा माइनस ना करके टेढ़ा किया है ना, तो फिर ये मेरे भाई सीधा ही जाएगा। 65 में से 62 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, और 62 में से मेरे भाई 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। यानी आप ये बात बोलोगे कि उस क्लास में लड़कों और लड़कियों का जो हमारा अनुपात है वो कितना है, 3 और 2 के अनुपात में है। उस क्लास में बच्चे किस रेशियो में है, 3 और 2 के रेशियो में है। यानी अगर हम बात करेंगे तो क्लास में बच्चे कितने हैं, 60, तो हम यहाँ बोलेंगे 60 हमारा कितने का डेटा है, तो 60 हमारा 5 का डेटा है। कितने का डेटा है, तो 5 का डेटा है। और यहाँ नंबर ऑफ बॉयज बोला गया है, कितने बॉयज है मेरे भाई, तो 3 बॉयज है, तो यहाँ 3 का मान हमें बताना है। समझ गए मालिक या नहीं समझे, बताइए जल्दी से। 5 से काट लीजिए जनाब 12 बार में, और 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही तो हमारा एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही उत्तर है, ठीक है।
सर आपका वीओडी बैच इनफ है? जी हाँ, बिल्कुल इनफ है। भारत में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो ना, यूपी से लेके बिहार से लेके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो जिसका सिलेबस आपका एसएससी की तरह है, तो आराम से आप वीओडी बैच से जो है उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और एक बढ़िया जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वीओडी बैच एक हमारा ऐसा बैच है जो ब्रह्मास्त्र अपने आप में, जिसमें हर एक कंटेंट को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करा रखा है, और अगर कोई बच्चा उसे पढ़ेगा तो उसको इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आराम से प्री और मेंस दोनों एक ही बार में निकाल पाएगा। ठीक है, तो बीओडी बैच के टक्कर का कोई बैच नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक हमारे 55 हैं और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक क्या है? ठीक है, अब बड़ा प्यारा सवाल हमारे यहाँ देख लीजिए। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट, बच्चों की संख्या 80 है। ठीक है, उनका औसत कितना है? तो 50 है। एवरेज मार्क्स ऑफ पास करने वालों का औसत कितना है? तो 55 है। और ये एवरेज नहीं दिया गया है, यहाँ नंबर दिया गया है। बहुत लोग इसको एवरेज पढ़ लेता है, गलती है मेरे भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन आर 30। नंबर द स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन आर 30, यानी फेल करने वालों की संख्या दी है लेकिन उनका औसत नहीं दिया है। हमसे बोला व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जामिनेशन, जो फेल कर गए उनका औसत हमारा कितना है, हमें ये बताना है। हमने कहा ठीक है जनाब, यहां पर लड़कों का देखो, जो पास करने वाले हैं उनका औसत यहां लिखेंगे, फेल करने वाले का औसत यहां लिखेंगे, टोटल का औसत यहां लिखेंगे, और जब हम यहां पर इनमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये पास करने वालों की संख्या और ये फेल करने वालों का संख्या, यानी मेरे भाई क्या मिलेगा? तो उनका नंबर मिलने वाला है। क्या मिलेगा मेरे भाई? तो उनका नंबर मिलने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक हमारा कितना है? तो 50 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 80 छात्रों का औसत अंक हमारा कितना है? तो यहां पर 50 है। फिर उसके बाद उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक कितना है? तो 55 है। यहाँ पे उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक यानी पास करने वालों का हमारा कितना है? तो पास करने वालों का मेरे भाई जो है वो जरा समझिएगा, उत्तीर्ण करने वालों का एक मिनट यहाँ रुक जाइए। ठीक है, सीधा कहा गया परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 50 है, यानी टोटल का औसत कितना है? तो मेरे भाई टोटल का औसत हमारा 50 है। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए, उत्तीर्ण होने वालों का औसत 55 है, पास करने वालों का औसत हमारा कितना है? तो पास करने वालों का औसत हमारा 55 है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या यानी फेल करने वालों का संख्या दे रखा है, और कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो हमसे बोला गया ये इसका औसत कितना है। अब एक बात बताओ, पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं? पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं? तो बोलोगे सर पूरे क्लास में 80 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। और 80 बच्चों में अगर 30 हमारे फेल कर गए हैं तो हमारे पास करने वाले कितने हैं? तो बोलोगे सर पास करने वाले 50 हैं। 30 अगर फेल कर गए तो पास करने वाले कितने हैं? 50 हैं। तो अगर हम मेरे भाई रेशियो लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से दोनों कट जाएंगे। अब एलिगेशन का पहला नियम कि आप एलिगेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जब ऊपर दिए गए डेटा दिए गए होते हैं ना, तो बड़े आराम से रेशियो निकाल लेते हो, लेकिन सोचो कि ऊपर दिए गए डेटा में एक भाग मिसिंग हो तो कैसे निकालोगे? ऊपर ये 3 पार्ट में से एक पार्ट को एग्जामिनर गायब कर दे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? उस केस में हम आपको बताते हैं करना क्या है। बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बहुत ही सज्जन तरीके से क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 50 की वैल्यू यानी बीच वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी साइड इंटू साइड मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई 55 इंटू 5 हो जाएगा। और प्लस उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं इस डेटा को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं मेरे भाई? x मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x इंटू 3 हमारा हो जाएगा ये। क्लियर है? और डिवाइड करेंगे किसके साथ? तो 5 + 3 यानी 8 के साथ। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 55 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 275 हो जाएगा। प्लस कितना हो गया मेरे भाई? 3x हो गया। इसमें से इसे माइनस करिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर 125 हो जाएगा। और ये 125 किसकी वैल्यू है? 3x की। अगर हम 3 से काटना शुरू करें तो मेरे भाई 3 से देखो ये कैसे कटेगा? 3 का 4 गुना 12, 3 का 1 गुना 3, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, और 0.66 41.66 ऑप्शन नंबर ए जो है आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? आओ कभी हवेली पे। बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कल की क्लास तक ये 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे और इसके बाद बिजली ने धोखा दे दिया था। ठीक है, और बिजली नहीं मतलब हमारी एलईडी ने धोखा दे दिया था, और उसके बाद जो है तब क्या ही बताएं, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है सर, मोटिवेट करिए, पढ़ाई में मन कम लग रहा है।
मिस्टर पता नहीं क्या नाम है, मिस्टर अंसारी करके हैं, अनीशा जो भी हैं करके। देखो मेरे भाई एक छोटी सी बात बोलूँगा, ठीक है, मतलब कई सारी बातें होती हैं, कई सारी मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, और मतलब गीता में कई सारी बातें कही गई हैं, और बाकी ऐसे भी मतलब आप मोटिवेशनल कोट्स अच्छे अच्छे लीडर्स की, अच्छे अच्छे लोगों की सुनते हो। देखो हर किसी का होता है ना एक अपना तरीका होता है। अगर एक ही मोटिवेशन पर पूरी दुनिया चल रही होती ना तो सबकी स्टेटमेंट एक जैसी होती, सब अलग अलग बातें नहीं बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की जो स्टेटमेंट होती है वो अलग होती है। वो सीधी सी ये बात बोलते हैं कि इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबडी, बट इफ़ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी। ठीक है। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। ये उनके अपने थॉट हैं। अगर आप मार्टिन लूथर किंग की बात सुनोगे उनका अलग है, बिल गेट्स की बात सुनोगे उनका अलग है। ठीक है। कोई भी इंसान कोई भी स्टेटमेंट वो तब दे पाता है जब उस प्रिंसिपल्स पर वो जीना शुरू करता है। तो आज के समय मेरा मानना यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ को अगर पाना चाह रहे हैं, कोई भी अगर आपके मन में एक थॉट, एक विजन है यहाँ पर, उसके लिए दिन रात मेहनत शुरू करिए और उसके लिए अलग अलग तरीकों को ढूंढिए किस तरीके से आप उसे बेहतर कर सकते हैं। नौकरी निकालना हर कोई चाहता तो है, हर कोई चाहता है कि मेरा सीजीएल में नौकरी हो जाए, हर कोई चाहता है मेरा सीएचएसएल हो जाए, हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक सरकारी नौकरी आ जाए, लेकिन हर कोई वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पूरी की पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। इस वजह से जो वो चंद नौकरियां हैं वो कुछ लोगों को मिल पा रही हैं, और वो भी उनको मिल पा रही हैं जिनके तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं, जिनके तरीके थोड़े से नहीं हैं। आज एक बात बताइए, हम अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर क्लासेस आप लोगों को दे रहे हैं, तो मेरी चीज़ों को देख के और लोगों को भी है इच्छा कि यार हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन क्या मेरे नक्शे कदम पर चल कर क्या वो एक अच्छे एजुकेटर बन पाएंगे? सोचिए, अगर मैं किसी का फोटोकॉपी होता या कोई मेरा फोटोकॉपी होगा तो चल पाएगा? कभी नहीं पॉसिबल है। यानी आपको अपना वे बनाना है, आपको अपने रास्ते बनाने हैं और अपनी चीज़ें मंजिल को हासिल करनी है। थोड़ा तरीका बदलिए, थोड़ा नज़रिया बदलिए मेरे भाई यहाँ पर, और उस तरीके से मेहनत करना शुरू करिए। ठीक है। बस एक बात बोलूँगा, ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो ये लगता है कि भाई मैं बेकार का बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर मैं खाली बैठ गया ना, मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। अरे यार ये गलत हो रहा है, यार ऐसा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ठीक है, क्यों खाली बैठे हो, कुछ काम कर लो, कुछ और बेहतर कर लो। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं घंटों घंटों तक मोबाइल चलाना शुरू करते हैं और चलाते ही रहते हैं, चलाते ही रहते हैं। आप मतलब सेटिस्फैक्शन जब तक ना मिल जाए। 2 घंटा चला लिया, 3 घंटा चला लिया, उससे कुछ मिला क्या? एट द एंड कुछ गेन कर पाए क्या? पूरी दुनिया की लाखों नॉलेज पता कर ली, आईपीएल में उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन अपने लिए फ़ायदा क्या निकाल पाए? कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। मेरा मानना ये है कि पहले आप कुछ अचीव कर लीजिए, पहले थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़े अपने आप को एक कामयाब स्थिति में लेकर आ जाइए जिसके कारण आपको भी थोड़ा प्राउड फील हो, आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा प्राउड फील हो, और उसके बाद अपनी जितनी ख्वाहिशें हैं, मूवी देखना, घूमना, दोस्ती यारी करना, सब चीज़ करना, तब उसको पूरा भी करिएगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। बट ना वो अभी उम्र है, ना वो अभी समय है सही चीज़ों को लेकर कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतूगिरी में और इन चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को, सोचिए कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और उस हिसाब से मेहनत करना शुरू करिए। क्योंकि आपकी मेहनत इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो आपके सपने को पूरा कर पाए, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा होती तो सिलेक्शन आपका होता, दूसरों का नहीं होता। यानी जाहिर सी बात है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसकी रणनीति भी नहीं है और उससे मेहनत भी आपसे ज़्यादा है। ठीक है। तो अपने आप को डाउन मत रखिए हमेशा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरा मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। हम पढ़ाना छोड़ दें, हम क्लास ही ना ले, हम कंटेंट पर काम ही ना करें, तो मेरे भाई कल दूसरा आएगा पढ़ाने, और बेहतर नाम होगा, और बड़ा नाम होगा, और चीज़ें होंगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें मेरे लिए रुकने वाली हैं, हालात मेरे लिए रुकने वाले हैं। आप लोग इंतजार करोगे, नहीं हम 2 साल तक आदित्य सर का वेट करेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है हम किसी से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। सेम सरकारी नौकरी भी है, वेट नहीं करती है आपका। आप काबिल हो तो आपको मिलेगी, नहीं हो तो किसी और को मिलेगी, मिलनी तय है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो 90 छात्रों का एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं तथा शेष हमारे लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों का 70 है। पूरी कक्षा का औसत अंक हमारा क्या होने वाला है, हमें ये बताइए। हमने कहा ठीक है, क्लास जो बनता है वो किससे बनता है? लड़कियों से भी बनता है और लड़कों से भी बनता है। उसमें कितने बच्चे हैं? तो 90 बच्चे हैं। 60% लड़कियां हैं, बाकी हमारे लड़के। हमने कहा ठीक है भाई साहब, बताते हैं ना, यहाँ पे ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया, और ये टोटल हो गया लड़कों का औसत यहाँ पर। ठीक है, लड़कों का औसत हमारा कितना है? 63 है। तो बॉयज़ के जगह पे हम कितना लिखने वाले हैं? तो 63 लिखने वाले हैं। उसके बाद गर्ल्स का औसत हमारा कितना है? तो गर्ल्स का औसत हमारा 70 है मेरे भाई। ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का औसत पूछा है तो उसको कितना बोल देंगे? x बोल देंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो बोला गया है कि यहाँ पर 90 बच्चे, आवश्यकता ही नहीं है इसकी यार, क्यों लिख रहे हो 90 बच्चे? जब लड़के और लड़कियों का हमारा अनुपात लिखना है तो टोटल लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? 60% लड़कियां हैं और बाकी हमारे लड़के
लड़के हैं। तो अगर हम बात करते हैं लड़कियों को लेकर तो गर्ल्स हमारी कितनी है, तो 60% है। और जो बच गए मेरे भाई वो कौन है, तो जो बाकी बच गए वो हमारे लड़के हैं, यानी कौन से हो गए, 40% हमारे लड़के हो गए। हमें आवश्यकता नहीं है 90 को लेकर उसका 60% उसका 40% निकालने की। आसान भाषा में 60% लड़कियां हैं, 40% हमारे लड़के हैं। खेल खत्म भाई, दैट्स इट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात को यहाँ जानते हैं। अगला बात हमें क्या कहा गया, अगला बात यहाँ पर बहुत ही साफ लफ्जों में है कि सर ये 20 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा सर, और ये 20 का हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और आगे जाने, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वही बात कहा था कि x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, तो x की वैल्यू निकालने का तरीका ये है साइड इनटू साइड। यानी हम बात करेंगे सर, देखो साइड वाले को साइड वाले से गुना करिए, तो 63 को किससे गुना करिए, 2 से गुना करिए, प्लस साइड वाले को साइड वाले से गुना करिए, यानी 70 को 3 से गुना करिए, और डिवाइड करिए मेरे भाई किसमें, 2 + 3 में, यानी 2 + 3 में यहाँ पे। ठीक, समझ गया मेरी बात को। यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कितना है, तो 126 है, और ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 210 है, और इसको भाग कितने से करना है, तो 5 से भाग करना है। अगर हम इनको देखें तो ये हमारा 336 हो जाएगा। 336 को हम 5 से भाग करेंगे। इतिहास गवाह है, हमने बता रखा है आपको कि जब भी किसी भी संख्या को दुनिया में 5 से भाग करना हो ना, हम 5 से भाग नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर बहुत ही तसल्ली से इसका डबल करते हैं। 336 का डबल हमारा कितना हो जाता है, 672। तो पहले डबल कर दो और एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। 67.2 ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और डी फॉर क्या होता है मेरे भाई, एक अच्छा सा वोकैबुलरी जल्दी से लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में, तभी साथ के साथ भाई हमारा मैथ्स भी कंप्लीट होता रहेगा और वोकैब भी कंप्लीट होता रहेगा। तो सुकून आपको भी आता रहेगा, सुकून हमको भी आता रहेगा। चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सीजीएल मेंस का हमारा क्वेश्चन हो गया 29 जनवरी 2022, एकदम आज से 1 साल पहले लेटेस्ट सवाल हमारा। और मेंस में भी आपका एलिगेशन का क्वेश्चन आता है। आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचते हैं प्री में आ रहा है, ऐसा नहीं है। प्री हो जाए या मेंस हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, दोनों में एलिगेशन से सवाल पूछे जाते हैं। किसी को नहीं आता लगाने तो वो लंबा खींचता है, जिसको आता है वो शॉर्ट में लपेट देता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, एक कक्षा में वर्ग ए और वर्ग बी के छात्रों की संख्या है। यहाँ पर वर्ग ए के छात्रों का संख्या है, वर्ग बी के छात्रों का संख्या है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक हमारा 75 है। सभी छात्रों का गणित में औसत अंक हमारा कितना है, तो हमने कहा 75 है सर, ये टोटल का औसत है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यदि वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है, तो वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक कितना है। अब यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारा, बताओ। ठीक है, अब कैसे आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। हमने, आप यहाँ एक बात बोलोगे कि आदित्य सर ने एक बात कहा था और उन्होंने बस एक ही बात बताई थी कि क्लास का ए का औसत यहाँ लिखना है, क्लास बी का औसत यहाँ लिखना है, टोटल का औसत कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, और नीचे हम क्या लिख देंगे, तो क्लास ए में हमारे कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और क्लास बी में कितना हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितना मुन्ना और मुन्नी है, हमें यहाँ पर उन्हें लिख देना है। तो समझे मेरी बात को। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो एक औसत यहाँ, बी का औसत यहाँ, टोटल का यहाँ, इनका नंबर का रेशियो नीचे लिख देंगे। सारा खेल झोल झमेल यहीं पर है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को यहाँ पे। तो कक्षा ए में ए और बी में छात्रों की संख्या, ए में कितना 50 और बी में कितना 62। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए में कितना हो जाएगा 50 और बी में कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। समझे यहाँ पे कि इसमें छात्र ए यहाँ पर कितने मौजूद है 50, बी में यहाँ पर कितने छात्र मौजूद है 62। उसके बाद कहा गया सभी छात्रों के गणित का औसत 75 है। तो हमने कहा ठीक है भैया, सभी छात्रों का कितना है, टोटल कितना है बताइए, 75 है। मजा आ गया भाई, बहुत शानदार है। उसके बाद कहा गया वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है। यानी यहाँ का जो औसत है वो इससे कितना ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। अब कई लोगों को यही चीज लिखने में जन्म लग जाते हैं, कुछ यहाँ 100 मानकर 120 लिख देते। काहे इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, किसी ने कहा ऐसी मेहनत करने को, बताओ। नहीं करना था ऐसा, समझो। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। आज 20% है तो ये हालात हैं, कल के दिन 16 सही 2/3 कर दे तो क्या होगा, 11 सही 1/9 कर दे तो क्या होगा। यानी जो भी प्रतिशत आपको दिया गया है ना, आपको सबसे पहले उसका बट्टा निकालना है। ठीक है, अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं आपसे 20% अधिक हूं, या मैं आपसे 30% अधिक हूं, मैं आपसे 50% अधिक हूं, उसको लिखने का एक तरीका होता है। और वो क्या होता है कि जितने परसेंट की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम उसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो जैसे मान
लीजिए 20% है, तो हम यहाँ बोलेंगे ये 20 हो गया, इस प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा, और तब जाकर ये टूटता है कितने में, 1/5 में। कईयों को ये तक नहीं पता होता 20% की वैल्यू 1/5 होती है क्या? हाँ भाई 1/5 होती है, और वो आता कैसे, 100 से भाग करके। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ये बता दो 25% की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट मेरे भाई 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? तो 20% की वैल्यू 1/5 है। अब चलो आ गया 1/5, उसके आगे कैसे लिखें, कैसे पता चलेगा कौन 5 है, कौन 1 है, कौन क्या है? आप बोलोगे कि बी से ज्यादा कौन है, ए है, तो जिससे तुलना की जाती है वो नीचे वाला व्यक्ति होता है। बी से तुलना की जा रही है ना, तो बी की वैल्यू ऐसे समझ लो 5x होगी, और 5 में 1 ज्यादा, क्योंकि 5 का ही 20% 1 होता है। अगर हम इसको 5 मानते हैं तो इसका 20% 1 होता है, यानी अगला व्यक्ति 5 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 6 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका औसत 5x हो गया, इसका औसत 6x हो गया, पूरे क्लास का औसत 75 हो गया। संख्या की बात करें तो ये 62 और क्या लेकर बैठे हैं, 50 लेकर बैठे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे ए का औसत कितना है, तो 6x है, बी का औसत हमारा कितना है, तो 5x है, पूरी क्लास का औसत कितना है, तो 75 है। रेशियो की बात अगर हम करें यहाँ पर, ये रेशियो को हम थोड़ा कैसे टैकल करेंगे, तो हम यहाँ पर रेशियो को बोलेंगे 2 से कितनी बार में कटा, 25 बार में, 2 से कितनी बार में, 31 बार में। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर जो आपने अभी पीछे सीखा, कैसे सीखा, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि फिर भी एक बात छोटी सी बोलूँगा, और क्या बोलूँगा, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ रहे हैं सर, क्या समझ रहे हैं, एक्स की वैल्यू होती है, नहीं होती है एक्स की वैल्यू मेरे भाई, कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स की बात करें, यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है, आप कोई वैल्यू नहीं है, पर निकालना है, गणित है, क्या करें, तो बीच वाला जो डेटा होगा यानी जो 75 होगा बराबर साइड इंटू साइड, यहाँ पर इनको गुना करिए, तो इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6x इंटू 25 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ साइड इंटू साइड यानी 5x इंटू यहाँ पर 31। ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 25 प्लस 31। अभी हम एक एक बात लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको समझा पाए। यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे तो क्या फ़ायदा आपका वीडियो देखने का। ठीक है, जिन्हें आता है वो भगा भगा के देख लेंगे, जिन्हें नहीं आता उनके लिए तो भगाने वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रोक लोगे, धीरे कर लोगे, फ़ायदा क्या यहाँ पे, तो उससे बड़ी यहीं पर समझ लो। तो 75 हो गया, 25 का 6 गुना मेरे भाई 150 हो गया। ठीक है, 31 का 5 गुना जो है वो 5 × 15 155 हो गया। डिवाइड बाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 75 का मेरे भाई 6 गुना, 75 का 6 गुना कितना होता है, 450। कितना होता है 75 का 6 गुना 450 का 0.45 मन में आपके, और 75 का 5 गुना कितना होता है, 375। कितना होता है मेरे भाई, 375, 375 5 380, और 380 और 40 कितना हो गया, 420। और 420 कौन है बताओ, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा 420 कौन है। ठीक है, कौन है मंजीत जी बताइए, जानते हैं आप भारत में सबसे बड़ा 420 कौन है? वही भाई साहब जो धोखा दे गई आपके लिए, और कौन है, हाँ एक्स है, और क्या। तो 150 यानी कितना हो गया, 305 हो गया। अब 305 से कैसे काटोगे, सोचो। यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा यहाँ पर 420 कौन है, इनको पता ही नहीं। जैसे आ जाइए, तो 5 से काटा हमने कितनी बार में, 61 बार में, और 5 से काटा कितनी बार में, तो हमने कहा 840 बार में। अब अगर x की वैल्यू बतानी है, फिर से x की वैल्यू, बहुत दुख होता है यार, कसम से बता रहे हैं, मत पूछा करो x की वैल्यू क्या होती है, बता नहीं पाएंगे। आ जाओ चलो, तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, अगर हम 8 बार में देखें, लगभग ये 8 जाएगा, 8 × 6 = 48। यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया, सही लिखा क्या हमने? ठीक है, कोई परेशानी की बात है, हाँ सही तो लिखा है हमने। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो क्या हम x की वैल्यू निकालनी है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में ला रहे बच्चों का औसत कितना है, तो सेक्शन ए में ला रहे बच्चों का औसत कितना है, यानी कितना है, 6x है, क्योंकि ये सेक्शन ए की बात है और ये सेक्शन बी की बात है। तो इसीलिए अगर हम सेक्शन ए की बात मेरे भाई करेंगे ना, तो हम 6x की बात करेंगे, यानी इसका 6 गुना। तो मेरे भाई इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 0 6 चौके 24, 8 6 48 और 2 50, इतना बटे मेरे भाई 61 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 61 का लगभग जो है ये 8 गुना, लेकिन कितनी बार में जाएगा, तो जैसे मानो अगर हम 61 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 × 8 हो गया, 8 6 48 हो गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे
ठीक है, 8 से 48, 4,488, 488, 12 और 4 16 यानी 160 हो गया हमारा। फिर 61 का हमारा 3 गुना हो जाएगा, नहीं 82 बार में जाएगा, तो 82 यानी 82.6 हमारा करेक्ट आंसर है। और ये हमारा मेंस का क्वेश्चन था। मेंस में इस तरह के सवाल आए थे मेरे भाई। कोई बच्चा कह रहा है डिजिटल सम लगा लो, बाबू डिजिटल सम नहीं लगता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिजिटल सम काम नहीं करता है, एग्जैक्ट वैल्यू पर काम करता है। ठीक है, राहुल कुमार कहते हैं वीओडी बैच पे ऑफर दे दीजिए। मालिक ऑफर नहीं आएगा, ठीक है मालिक, समझिए बात को, ऑफर नहीं आएगा। अगर आप ऑफर के इंतज़ार में अगर आप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जब ऑफर आएगा तब बैच लेंगे और पढ़ाई करेंगे, तो यकीन मानिए आप नकली छात्र हैं, आपसी छात्र हैं ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा जिसको सच में अगर सीजीएल की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, वो 100-200 रुपए के ऑफर के लिए तो वेट नहीं करेगा कि 100-200 रुपए का जब हमारा ऑफर आएगा तब हम कोर्स लेंगे, तब हम तैयारी करेंगे। फिर ऐसा बच्चा जिंदगी में हर जगह पर हर पॉइंट पे जा जाके वो ऑफर ही तलाश करता रहेगा, और उस चीज़ के लिए आप अपना जो वक्त है ना वो सबसे बड़ा ज़ाया कर रहे हैं। वो 100-200 रुपये महंगे नहीं है, आपका वक्त बहुत महंगा है। और उस चीज़ के लिए जो आप 2-2 दिन 3-3 दिन जो टाल रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उस 2 दिन में 3 दिन में आप एक अच्छा सा टॉपिक निपटा सकते थे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते थे, और शायद अपने सिलेक्शन के समय को और कम कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान करते हैं चंद लोग यहाँ पर, जो है यहाँ पर जिस चीज़ का इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो सबसे बड़ा गलती है उनका। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की आवश्यकता है। किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार जो है वो 50 किलोग्राम है। उस टोकरी में 60 किलोग्राम जो है या किलो क्या लिखा गया है, 60 किमी औसत भार वाले 6 और सेब मिलाए जाते हैं। यदि टोकरी में सेबों का औसत भार 5 किमी या केजी, पता नहीं ऐसा होगा, 5 किमी की वृद्धि हो जाती है, तो टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या क्या है। इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर होगा। द एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बास्केट इज 50 kg, यानी एक बास्केट है, उसके अंदर का औसत कितना है, तो 50 किलो है। 6 more apple with average weight of 50 kg are added in the basket. If the average weight of the basket is increased by 5 kg, find the number of apple in the basket originally. तो शुरू में यहाँ पर कितने सेब थे, हमने क्या कहा आपसे, समझो मेरी छोटी सी बात को समझना। ये आपका पूरा का पूरा बास्केट है, और इस बास्केट के अंदर क्या है, तो इस बास्केट के अंदर मेरे भाई कुछ यहाँ पर एप्पल रखे हुए हैं। तो कहा गया एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बास्केट इज 50 kg। इसके अंदर कितने एप्पल हैं नहीं पता, मान लेते हैं x एप्पल है, इनका औसत कितना है, तो 50 किलो है। फिर उसके बाद एक और ऐसा टोकरी मिलाया गया, और इस टोकरी में भी मेरे भाई यहाँ पर कुछ फल रखे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 6 more एप्पल विथ एवरेज ऑफ 60 kg, 6 एप्पल को और जोड़ दिया गया जिनका औसत कितना है, 60 किलो है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है द एवरेज वेट ऑफ बास्केट इज इंक्रीज्ड बाय 5। अब चूंकि इसको मिला दिया और इसको मिला दिया तो एक बड़ा बास्केट बन गया, और उस बड़े वाले बास्केट का जो औसत है वो हमारा 5 से बढ़ जाता है। यानी पहले जहाँ इनका औसत 50 हुआ करता था, अब वो 5 से बढ़कर हमारा कितना हो गया, तो 55 हो गया। तो हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि x का मान कितना है। ठीक है, हमें वहाँ बतानी है x का मान कितना। अब इस बात को समझिए, क्यों यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार सिखाता है कि जब भी 2 अलग अलग क्वांटिटी को मिलाकर कुछ आपने बनाया, वहाँ एलिगेशन लगेगा। एक टोकरी पहले थी, एक टोकरी और आ गई, दोनों को मिलाकर आपने एक बड़ा टोकरी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो हमारा एलिगेशन लगेगा। पहले टोकरी का औसत ये रहा, दूसरे टोकरी का औसत ये रहा, पूरे टोकरी का औसत हमारा ये रहा, और यहाँ पर हम उनका क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर उनका रेशियो लिखेंगे। तो चलिए आज ये ज़रा यहाँ पर हम लिखते हैं। तो पहले वाले टोकरी का औसत हमारा कितना है, तो 50 है। दूसरे वाले टोकरी का औसत हमारा कितना है, तो 60 है। पूरे टोकरी का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई 55 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। इसके कितने थे तो पता नहीं, इसके कितने एप्पल ऐड किए, तो 6 ऐड किए हैं। ठीक है, यही सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बास्केट इज 50 kg, 6 more एप्पल विद द एवरेज वेट ऑफ 60 आर एडेड इन द बास्केट, एवरेज वेट ऑफ बास्केट इज इंक्रीज्ड बाय 5 kg, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट ओरिजिनली। शुरू में बास्केट में यहाँ पर जो है औसत कितना था, क्या था। हमने कहा ठीक है, हम जानेंगे समझेंगे बात को यहाँ पर कि हम किस तरीके से कर पाएँ। 2 तरीका है हमारे इस सवाल को सॉल्व करने का, 2 तरीका बिल्कुल। और वो 2 तरीका मेरे भाई यहाँ पर कैसे, 55 कैसे आया फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया था टोकरी में सेबों का औसत भार इतना किलोग्राम है, और यदि सेबों में औसत भार में 5 किलोग्राम बढ़ जाए, यानी पहले 50 था और 5 बढ़ जाए, तो 50 में अगर आप 5 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 55 ही तो हो जाएगा ना।
समझ में आ गया बात यहाँ पे कि एवरेज जो था वो पहले 50 था और उसके बाद 6 एप्पल को और ला दिए और उसके बाद जो है तब औसत हमारा कितना हो गया, 5 बढ़ गया, तो 50 में 5 बढ़ गया, इसलिए 55 हो गया। अब दो तरीका है मेथड नंबर 1 इस सवाल को सॉल्व करने का। पहला मेरे भाई ये जो बीच वाला डेटा है यानी जो हमारा ये 55 है बराबर हो जाएगा किसके, साइड इंटू साइड के, यानी 50 इंटू मेरे भाई x के यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, 60 इंटू 6 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिवाइड करेंगे मेरे भाई x + 6 के साथ। ठीक है, आराम से रहिए, तसल्ली से रहिए, हम आपको एक और मेथड बताने वाले हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ x + 6 को इधर ले जाके गुना करते हैं तो 55 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 55 को x के साथ गुना करो, तो 55 को x के साथ गुना करोगे तो 55x हो जाएगा और 55 को 6 के साथ गुना करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 330 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 50x हो जाएगा, यहाँ बात करेंगे तो 360 हो जाएगा। यहाँ पर 55 में से अगर 50 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा और मेरे भाई 360 में से 330 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सीधा सीधा x से काटोगे तो 6 बार में कटेगा, तो यहाँ पर औसत कितना, 6 आ गया मेरे भाई। कितना हो जाएगा, बड़े प्यार से बड़े तसल्ली से आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये समझो मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हमारा एक मेथड हो गया, लेकिन चूंकि आपको पता है हमेशा से जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहा है वो क्या रहा है कि पहले हमने एक मेथड बता दिया, अब उसके बाद हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं और मेरे भाई हम शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए छोटी सी बात को समझिए आप यहाँ पे कि इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, मात्र सेकंडों में इसका आंसर दिया जा सकता था। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया शायद उसको कंसेप्ट ही नहीं पता कि एलिगेशन को तोड़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। ये बताइए, हमने आपको इतना तो सिखा रखा है ना कि बड़ा डेटा छोटे डेटा को माइनस करता है, हाँ या ना, बस इतना बताइए, करता है कि नहीं करता, बस। तो वही बात है। ठीक है, आप 60 में से 55 को घटा दीजिए, जब आप 60 में से 55 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 55 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। 60 में से 55 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 55 में से जो है यहाँ 50 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर 5 के लिए 6 दिया गया है तो मेरे भाई यहाँ भी तो 5 के लिए 6 ही दिया गया होगा। बताओ कैसे भूल गए ये बात है आप यहाँ पे। अगर इस 5 की वैल्यू 6 है तो इस 5 की भी तो वैल्यू 6 होगी, यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी फॉर एक अच्छा सा वोकैबुलरी बताइए जल्दी से फटाफट। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब औसत का एक ऐसा भी सवाल जो हमारा बॉलिंग एवरेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ज़रा दिमाग दौड़ाइए, दिमाग की नसें दौड़ाइए कि इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, और अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बताइए। ठीक है, बैम्बूजेल बेनिफिशियल बेलिकोस ब्लिस, बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। बताइए जल्दी से, तब तक एक बहुत ही ज़बरदस्त शायरी आई है, हम उसे पढ़ के सुनाएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल भी ये सस्ता शायरी नहीं है, बहुत अच्छी शायरी है, वाह। ये तो भाई साहब जख्मी इंसान है। मतलब दिक्कत क्या है आपको, ये बताइए भाई साहब, मतलब क्या ही बोले। चलिए दो दो शायरी हमारे पास आई हैं, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त शायरी आई हैं, और इन भाई साहब ने लिखा है, देखो इनका सीजल में हो गया है, हमारे फ्यूचर इंस्पेक्टर हैं ये, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा प्यार आशिकी मोहब्बत से ज़्यादा लगाव है, तो हमेशा जो है ना इनकी भावनाएं प्रकट हो रही थी इनके शब्दों में, तो ऐसी ही होती है। तो पहले हम इन्हीं वाला शायरी बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सर आँखों से इश्क उतर गए मेरे, आँखों से इश्क, आँखों से अश्क, आँखों से अश्क उतर गए मेरे, उतर कर फिर रह गए मुझ में, आंखों से अश्क उतर गए मेरे, ठीक है, उतर कर फिर रह गए मुझ में, मैंने तो चाहा था जख्म भर जाए मेरे, जख्म ही जख्म रह गए मेरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। और एक और है मेरे भाई, वो भी पढ़कर सुना देते हैं कि जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, निकले ना आंसू आपकी आंखों से, किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, रुला दिए मतलब एकदम।
चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे यहाँ पर जो है वो सवाल देखते हैं क्या कहा है। एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है और अपनी अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए हैं और 40 रन दिया है, ठीक है, जिससे उसने अपने गेंदबाजी के औसत में 0.5 की कमी की है। विकेटों की कुल संख्या ज्ञात करिए कि यहाँ पर कुल क्या होगा। आप सोचिए कि एक बैट्समैन का औसत हम कैसे निकालते हैं और एक बॉलर का औसत हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये बताओ। कोई तो रोक लो, नहीं रुकने वाले, और बोलो। चलो, तो यहाँ पर बॉलिंग एवरेज जो होता है ना, वो कंसेप्ट बड़ा प्यारा है और बॉलिंग एवरेज हमें सीखना है मेरे भाई, ठीक है, कि बॉलिंग एवरेज होता क्या है, कैसे हम बॉलिंग एवरेज को निकालते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आईपीएल का भी मैच देखते हैं, अब आईपीएल का मैच अभी देख रहे हैं, नीलामी तो पहले हो गई थी, और नीलामी हो गई थी तो बैट्समैन को उठाने के लिए उसका स्ट्राइक रेट, उसका रन और यहाँ पर बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ये सोचो यहाँ पर कि एक बॉलर के लिए, अगर मान लीजिए कि मैं मुंबई इंडियंस की टीम से हूँ या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से हूँ, मुझे कोई अच्छा बॉलर चाहिए, मैं ऑक्शन में क्या देखूंगा कि इसका औसत कितना है, यानी ये जो पारी खेलता है उस पारी में यहाँ पर किस तरीके से विकेट ले रहा है, कितना इसका स्ट्राइक, मतलब एक तरीके से एवरेज है। तो एक बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एवरेज रन पर विकेट, ठीक है, ऑफ ए बॉलर इज 11.5 यहाँ पे, यानी कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक बॉलर की अगर एवरेज जाना है ना, तो ये देखो कि उसने कितने रन मेरे भाई दिए हैं और उसके ऊपर विकेट कितना लिया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिया तो विकेट कितना लिया, यही एक बॉलिंग एवरेज होता है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी अगर किसी बॉलर ने 50 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, यानी हर विकेट पर लगभग जो है उसने कितने का औसत खाया है, तो उसने जो है 10 रन लुटाए हैं, 10 रन लुटाया है, तब जाकर उसको 1 विकेट मिली है, तब जाकर 1 विकेट की सफलता मेरे भाई यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा, तो यहाँ पर जो सवाल में कहा वो ये कहा, एक गेंदबाजी का औसत या गेंदबाज का जो है औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है, यानी ये पहले से था, ये फिक्स था। मान लेते हैं हमारे यहाँ पर ये कौन है, ये हमारे अश्विन जी हैं, ठीक है, तो ये हमारे अश्विन जी हैं और यहाँ पर अश्विन जी या जडेजा जी को मान लीजिए ये उनका औसत था। अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और 40 रन दिए, ठीक है। हमारे जडेजा जी एकदम साफ दिमाग खराब हो गया उनका बोले कि भैया तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये बताओ, विराट कोहली से पंगा, अभी बताएंगे, रुको तुम्हें, ठीक है। भाई साहब अकेले 5 विकेट ले ली इन्होंने, समझ में आ रहा है बात, लखनऊ सुपर जायंट के 5 विकेट ले लिए और कितने रन पे ले लिए, तो 40 रन पे, 40 रन देकर 5 विकेट इस लड़के ने लिया, तो यानी औसत कितना था, जो उस पारी में अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर पारी में, तो उस पर्टिकुलर पारी में इन्होंने जो है औसत की बात करते हैं, तो औसत का मतलब क्या होता है, रन अपॉन विकेट हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है वो कितना रन दे दिया, तो 40 रन पे कितना हो गया, तो 5 विकेट, यानी हर पर कितना लुटा दिया, तो 8, यानी अगली पारी का औसत इनका कितना था, तो अगले पारी का औसत हमारा 8 था, जिससे उसने अपने गेंदबाजी में इतने की कमी की। अब एक बात बताओ, एक गेंदबाज का औसत जितना कम होता है ना वो उतना बढ़िया है, और एक बैट्समैन का औसत जितना बड़ा होता है, जितना ज़्यादा होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या हो जाता है, तो वो उतना बेहतर बैट्समैन होता है, मतलब जिसकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा है बढ़िया बैट्समैन है, और जिसका बॉलिंग एवरेज जितना ही कम है वो उतना बढ़िया बॉलर है। क्योंकि जैसे मानो किसी का बॉलिंग एवरेज 6 का है और किसी का बॉलिंग एवरेज 7 का है, इसका मतलब इसने 1 विकेट लेने के लिए 6 रन दिए हैं और इसने 1 विकेट लेने के लिए 7 रन दिए हैं, तो बढ़िया बॉलर कौन सा हुआ, वो जिसका बॉलिंग एवरेज कम है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि जडेजा का हमारा मान लीजिए ये हमारा औसत था, उसके बाद उसने इतने रन देकर इतने विकेट लिए, यानी ये औसत था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इस पारी को इसने खेला, इस पारी के बाद उसके हालात जज्बात सब बदल गए और यहाँ पर उसके औसत में कमी आ गई 0.5 की, यानी यहाँ 11.5 में 11 की कमी आ गई, तो कितना हो गया वो बंदा, 11 का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहले मैच का था, पहले जो भी मैचेस हुए थे, ये हमारा बाद वाले मैच का था और ये हमारा बाद में फाइनल हो गया। इस मैच में अच्छा एक और बात, मैंने क्या कहा कि जब एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसको मिलेगा, एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा, तो यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो हमेशा नीचे वाले का मिलता है। एवरेज का मतलब रन अपॉन विकेट होता है, तो रेशियो किसका मिलेगा, विकेट का। रेशियो किसका मिलेगा, विकेट का। पहले पारी में कितना विकेट आया था ये आपको पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। दूसरे पारी में उसने कितना विकेट लिया ये पता है, तो जी हाँ पता है, 5 विकेट लिए हैं भाई साहब ने। कितने विकेट लिए मेरे भाई, तो 5 विकेट लिया हुआ है यहाँ पर। तो अगले पारी में कितना विकेट ले लिया, तो 5 विकेट ले लिया, तो वो 5 लिख दो और उसके बाद बड़े प्यार से बड़े आराम से जो है वो वैल्यू निकाल दो। और आप लोग भी बड़े प्यार से बड़े आराम से क्या करो, तो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है।
चलो आ जाओ यहाँ पर। तो हम अगर बात करें तो देखो यहाँ पर इसको माइनस करते हैं थोड़ा सा, 11.5 में से 11 घटाते हैं तो कितना आता है 0.5 आता है, ठीक है। और 11 में से 8 घटाते हैं तो कितना आता है 3 आता है। आज इस बात को समझना मुन्ना, बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना सीख जाओगे, बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना। यहाँ सही से देखो तो ये 0.5 का कितना गुना है, 10 गुना है मेरे भाई। 0.5 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो यहाँ 3 का भी 10 गुना कितना होगा, तो 3 का 10 गुना हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 30। इसका अगर ये 10 गुना है तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस सवाल में ये नहीं पूछा कि आपने शुरू में कितने विकेट लिए थे, इस सवाल में ये पूछा कि आपके टोटल विकेट कितने थे। तो शुरू में आपने कितना लिया 30, बाद वाले मैच में लिया 5। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई टोटल, तो टोटल हमारा हो जाएगा 30 जमा 5 यानी हो जाएगा हमारा 35। 30 जमा 5 यानी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आपका फ़ैन हूँ सर। चलिए बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद इसके लिए। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला सवाल, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे एवरेज के सवालों में, औसत के सवालों में हम एलिगेशन को लगाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सही तरीके से प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में हम औसत को कैसे लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा एक वस्तु को बेचने पर इतने % का लाभ है, दूसरे को बेचने के इतने % का लाभ है, पूरे पर हमारा इतने % का लाभ है। तो उस केस में क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे भाई, ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। CP1 CP2 अगर क्वांटिटी हमारा सेम है, ये क्वांटिटी देखो इसमें 3 केस बनते हैं। कई बार प्रॉफिट % का रेशियो लगाने में हमें किसका रेशियो मिलता है, तो CP का मिलता है। ठीक है, कब, जब हमारा क्वांटिटी सेम हो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि हमने 4-5 अलग अलग वस्तुएं खरीद ली और सबको सेम दाम पर खरीद लिया। उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट % का जो है एलिगेशन लगाने में रेशियो किसका मिलता है, क्वांटिटी का मेरे भाई मिलता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई को यहाँ बात। यहाँ पे चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हम समझते हैं, सवाल के माध्यम से ही जानेंगे। चीनी के मात्रा का अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रित चीनी को बेचने पर न हानि हो और न लाभ हो। बताइए किस अनुपात में आप मिलाएंगे। तो हमसे यहाँ पर कहा गया रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर विच कॉस्टिंग 20 पर kg, यानी पहला वाला CP यहाँ लिखना है, उसको मिक्स किया गया है किसी दूसरे शुगर के साथ, यानी दूसरा वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, एंड सो दैट देयर विल बी नो लॉस और नो गेन ऑन द मिड शुगर एट इतना, और तीसरा वाला यहाँ लिखना है मेरे भाई। समझो ये वाला स्टेटमेंट हम आपको समझाते हैं। क्या होता है कि जब प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन आता है ना, जिसको हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, तो अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ का कॉस्ट प्राइस दे देता है, यहाँ का कॉस्ट प्राइस दे देता है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस ना देके वो बार बार यहाँ सेलिंग प्राइस देता है। अब एक बात जान लेना कि अगर एलिगेशन लगाना है तो सेम यूनिट में लगाओगे। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, विक्रय मूल्य आपका नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को। तो विक्रय मूल्य अगर आ गया तो क्या करेंगे, उससे हम कॉस्ट प्राइस मेरे भाई निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर विच शुगर कॉस्टिंग 20 पर kg, यानी पहला वाला चीनी का कीमत कितना है, तो 20 रुपये प्रति किलो, उसको मिक्स किया जा रहा है कितने वाले के साथ, तो 15 रुपये प्रति किलो। और जब हम यहाँ बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं यहाँ पर कितने पे, तो 16 रुपये प्रति किलो पे। तो 16 पे बेचने पे ना फायदा है ना नुकसान है, यानी वो वैल्यू जिस पर ना फायदा हो ना नुकसान हो, यानी हमने खरीदा भी उतने पर ही है। ये 16 कहने के लिए सेलिंग प्राइस है, बस कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू इतनी होगी। ऐसे समझ लो मैंने इस मार्कर को 100 रुपये में बेचा, ना फायदा ना नुकसान, इसका मतलब मैंने खरीदा भी 100 रुपये में था। मैं किसी वस्तु को जितने में खरीदूंगा अगर उतने में ही बेच दूं तो ना मुझे फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो वही बात है, इस सवाल में कहा गया कि यदि 16 रुपये पर आप बेचते हैं तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, यानी 16 रुपये ही हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है। इसलिए हमने यहाँ कितना लिखा है, तो मेरे भाई 16 लिखा है यहाँ पे। क्लियर है ये बात तरीके से। आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 में से 15 चला गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 20 में से 16 चला गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही हमारा रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल इसमें कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, बहुत आसान होता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान होता है। बस ये रहता है यहाँ पर कि समझने की आवश्यकता है। एक बच्चा कहता है, ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा CHSL में ऑल इंडिया रैंक 145 है। ठीक है, अभिजीत पाल करके, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। चलिए बहुत बहुत मतलब आपका क्या बोलेंगे, मैं बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं आपको। ठीक है, कि आप इतने शानदार रैंक लेकर आ पाएँ, और शायद हमें लग रहा है कि आपने हमारा गूगल फॉर्म भी भरा है अभिजीत पाल जी।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और CHSL तो अभी एक छोटा सा पड़ाव है, अभी आपको CGL में भी लाना है सही रैंक, और आपको अभी और आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। हम अपने कंटेंट पर, हम अपने आप पर, आप लोगों की क्लासेस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। आप लोगों को भी अपने आप पर उतना ही फोकस करना है। ठीक है, चीज़ें चलती रहेंगी, आते रहेंगी, जाती रहेंगी। ठीक है, टीम ने ये सजेस्ट किया कि सर IPL का सीज़न है, बच्चे अभी IPL देख रहे होंगे, किसी और टाइम पर क्लास ले लेते हैं ताकि बच्चे देखें। हमने कहा जो बच्चे यार एक IPL को कुर्बान नहीं कर सकता है, वो अपने सिलेक्शन के लिए बाकी चीज़ों की कुर्बानी कहाँ से डालेगा, ये बताओ। ठीक है यार, किसको पसंद नहीं है IPL? क्या लगता है? मुझे पसंद नहीं है, ये बताओ। आप ही को देखना अच्छा लगता है, मुझे मैच देखना अच्छा नहीं लगता है। घूमना फिरना, मस्ती करना, खाना, ऐशबाजी करना सबको पसंद है, अकेले आप नहीं है। बस यहाँ पर यही है कि किसी का थॉट बहुत क्लियर है, किसी के दृढ़ निश्चय हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने काम पर फोकस करता है। और जिसके पास फालतू का समय है, ऐरा गहरा निठल्ला बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा हुआ है, तो वो इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करता है। यार IPL देखना ही है तो हाईलाइट देख लो, क्या परेशानी है? बाद में पता चल ही जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन 4 घंटे तक लगातार मैच देखना, उसके एक एक इवेंट को देखना इस तरीके से, इतना घुस कर मेरे भाई उसके अंदर कि जैसे ऐसे लगे कल परीक्षा में सवाल वहीं से आने वाला है, तो इससे बड़ी मूर्खता तो है ही नहीं। एक तो ऐसे भी बेरोजगार हो, जेब में 100 रुपये है नहीं, तुम्हारे 200 रुपये है नहीं। ठीक है, घर वालों से मांग मांग के काम चल रहा है, और उसके ऊपर से अपने आप को और बेरोजगार बना रहे हो। ठीक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाल आधे गायब हो चुके हैं, ये फ़र्क ये भी नहीं पड़ रहा है कि 2-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है। भैया ना नहीं कह सकता IPL को, तो वो थोड़ा सा है ना, इससे बाहर आ जाओ। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड जो आप चाहोगे वो बिल्कुल नहीं होगा। जिस टीम को आप सोच रहे थे जीतने को, वो नहीं जीतने वाली है। दिमाग आपका ख़राब होगा, पेपर ख़राब होगा, अगले साल फिर चक्कर में वहीं पड़ोगे। तो इसलिए कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। 9 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली कितने किलोग्राम चीनी को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेचने पर 10% का लाभ हो। हमने क्या कहा ऐसे सवालों में मेरे भाई? यहाँ पर क्या कहता है, तो मेरे भाई हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो, एक वस्तु, जैसे ऐसे सवाल आता है ना, पता है, आसाम की टी को उठा लिया, दार्जिलिंग की टी को उठा लिया, और अपना दुकान खोलने के लिए दोनों की टी को उठा के मिक्स करके हम बेच दिए। आसाम की टी को 100 रुपये किलो में उठाया है, दार्जिलिंग की टी को 120 रुपये प्रति किलो में उठाया है, और अपना वाला 150 रुपये में बेच के 30% का लाभ कमा लिए। मेरे भाई बताओ यहाँ पर किस रेशियो मिला? ऐसे ऐसे सवाल बोले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी 2 अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर कोई तीसरी क्वांटिटी बनाई गई हो ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं। तो वही वाली बात है। 9 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी, 9 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी के साथ क्या करना है, मिक्स करना है, ताकि मेरे भाई यहाँ पर मिश्रण को इतने रुपए की किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी सोचो कि अगर मैं किसी वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का, यानी ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। और एलिगेशन में क्या करते हैं, अगर पहले का CP लिखा, दूसरे का CP लिखा, तो यहाँ टोटल का CP ही आना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, सीधा SP उठा के रख देंगे। ये गलती है हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी गलती है मेरे भाई। हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो हमने कहा पहले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस, और यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम टोटल का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। किसी वस्तु को हम इतने में बेचते हैं और हमें लाभ होता है 10% का, यानी ये हमारा कितने का मान है, तो 100% की वस्तु 10% का लाभ, यानी 110% का मान है। और हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, यानी हम 100 से गुना कर देंगे। 0 से हमारा 0 खत्म, 11 से हमारा 8 बार में 88, और 4 बार में मेरे भाई कितना होगा, 44, 8.4 को 10 के साथ गुना करेंगे 84 आएगा। सॉरी 8 पॉइंट मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो ऐसे एक काम कर लो, ऐसे कर लो आप कि जैसे मान लो इसका दशमलव हटा दिया तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसने इसे ख़त्म कर दिया, 11 से आपने काटा, 8 बार में, 11 से काटा 4 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 को 10 से भाग करोगे 8.4 निकल के आ जाएगा। अब लगा लो मेरे भाई एलिगेशन, 9 में से इसको घटाना, तो 9 में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.6, और इसमें से इसको घटाना तो कितना हो जाएगा, 1.4। रेशियो निकालते हैं, दशमलव से दशमलव उड़ाते हैं, अनुपात हमारा कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ बोलेंगे हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपये पर kg विथ मिक्सचर 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग इतना, ठीक है। सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 10% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 9.24,
ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, बहुत ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो 1.4, अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 7 बार में, और ये कितना हो जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पर तो ये रेशियो आ गया हमारा, इस रेशियो को हम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, हम कैसे जानेंगे यहाँ पर कि किसके बारे में क्या कहा गया, कैसे कहा गया। तो हमने यहाँ पर एक बात सोचा, हमने यहाँ पर समझा कि देखो यार, तुम यहाँ पर देखो इंग्लिश में एक डेटा दिया गया, और क्या दिया गया है कि यहाँ पर 9 रुपये वाले प्रति किलोग्राम, देखो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपये पर केजी, यानी जिसका रेट 9 रुपये है उसका हम कितना किलो मिक्स करेंगे किसके साथ, तो जिसका रेट 7 रुपये प्रति किलो है उसके 27 किलो के साथ, यानी 7 रुपये प्रति किलो जिसका रेट है ना, उसका वजन दे रखा है, और उसका वजन कितना दे रखा है 27 किलो, यानी 7 वाले का वजन दे रखा है, 9 वाले का वजन पूछना है। यानी अगर हम बात करेंगे तो इस 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 का वैल्यू 27 दे रखा है, यानी मेरे भाई इसका 9 गुना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 7 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो 7 का 9 गुना 63 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और यदि इस सवाल में हमसे टोटल पूछ लेता ना, तो टोटल के लिए हमें 63 को 27 को मेरे भाई हम दोनों जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर यू आर विजार्ड ऑफ वीक स्टूडेंट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। आ जाइए आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस, पार्ट ऑफ विच इज सेल एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन 40% ऑन द वोल, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। बहुत ही आसान सवाल, मतलब एक विक्रेता है मेरे भाई, और इस विक्रेता के पास कितना है, तो 50 किलोग्राम दाल है, उसका कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर बेचता है, बाकी 18 पर बेचता है, और टोटल पर 14% का लाभ कमाता है। तो कहा गया कि 18% पर कितनी मात्रा बेची। हमने कहा ठीक है, समझिए इस बात को, जानिए इस बात को, पहले वाले क्वांटिटी का प्रॉफिट यहाँ लिखना है, दूसरे वाले का यहाँ लिखना है, टोटल का मेरे भाई यहाँ लिखना है। तो पहले वाले पर कितने का लाभ है, तो पहले वाले पर 8% का लाभ है, दूसरे वाले पर कितने का लाभ है, तो मेरे भाई दूसरे वाले पर 18 का लाभ है, और टोटल पर हमारा कितने का लाभ है, तो टोटल पर हमारा 14 का लाभ है। अगर हम सही तरीके से देखें, 18 में से 14 गया तो हो जाएगा 4, और 14 में से 8 गया तो हो जाएगा 6। अगर हम रेशियो मेरे भाई देखते हैं तो रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा गया है, ही गेन 40%, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, 18% पर जो आपने बेचा था उसका क्वांटिटी कितना था, उसका मात्रा कितना था, ठीक है। उसके पास टोटल कितना क्वांटिटी है, तो बोलोगे सर टोटल 50 किलो है, टोटल कितना है, तो 50 किलो है। तो ये 50 किलो हमारा कितने का मान है, तो 3 + 2 यानी 5 यूनिट का मान है, और हमसे पूछा कितना गया, 18% वाले की मात्रा। तो मेरे भाई 18% वाले की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर। यानी जो 50 है वो 5 का मान है, 3 का मान निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझे आप इस बात को, जाने आप इस बात को, बताइए। चलिए ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी ने 1200 रुपये प्रति किलोग्राम में एक पेन और पुस्तक को खरीदा, 1200 रुपये में एक पेन और पुस्तक को खरीदा है। पेन को 20% के लाभ पर, पुस्तक को 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है। इस तरह उसका कुल लाभ जो था वो हमारा इतना था, पुस्तक का लागत मूल्य हमारा कितना है। आपको भी यहाँ पर एक बात पता है, देख लीजिए। अ मैन परचेज्ड अ पेन एंड बुक फॉर इतना, उसने एक पेन को और किताब को इतने में खरीदा है। पेन का प्रॉफिट 20% है, किताब का प्रॉफिट इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है। यानी इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि 2 आइटम है उसके पास, 2 वस्तु है, एक पेन भी है और एक बुक भी है। पेन का प्रॉफिट अलग है, बुक का प्रॉफिट अलग है, टोटल प्रॉफिट अलग है। और उसके बाद हमसे यहाँ बोला गया है कि बताइए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मैंने आपको क्या कहा कि आप जब भी लाभ और हानि में एलिगेशन लगाते हैं और जब भी 2 आर्टिकल को बेचते हैं, एक का प्रॉफिट एक तरफ, दूसरे का प्रॉफिट दूसरे तरफ, टोटल प्रॉफिट बीच में, और जब उनका एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा, जल्दी से बताओ। काजल जी, रामू जी, अंकित जी, आर के चौधरी, आशा, तपस, गुरैन, शरद कुमार, अमित लोधी, बहुत शानदार मेरे भाई, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कहा
कि सर हमारा पेन पर प्रॉफिट कितने का है, तो बोलोगे सर पेन पर प्रॉफिट हमारा 20% का है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बुक पर हमारा प्रॉफिट कितने का है, तो बुक पर प्रॉफिट हमारा 25% का है। टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 23.3% का है। हमने कहा ठीक है सर, समझते हैं इस बात को, जानते हैं कैसे कैसे हम सवाल को बना सकते हैं, लपेट सकते हैं। तो ज़रा यहाँ देखो, 23 का 3 गुना 69, 69 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 69 + 1 70, 70 बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 70/3%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 70/3% मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, मिश्रण पढ़ाते वक्त भी हम आपको एक बात बताए थे, और हमने यहाँ क्या बताया था कि भाई मेरे, जब भी यहाँ पर एलिगेशन लगाते वक्त एक क्वांटिटी के नीचे बट्टा आ जाए, उस बट्टे को हल करने का नियम है, और ये है कि जितना नीचे आए उतना ही से सब में गुना कर दो। जितना नीचे आए उतना ही से सब में मेरे भाई गुना कर दो। तो यहाँ पर आपका नीचे कितना आया है, तो मेरे भाई नीचे 3 आया है, तो सब में 3 का गुना लगा दो। यहाँ भी 3 का गुना लगा दो, यहाँ भी 3 का गुना लगा दो, यहाँ भी 3 का गुना लगा दो। तो यहाँ बात करेंगे तो ये से देखो 70 है, 70 में से 60 घटा दोगे 10 आ जाएगा, 75 में से 70 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी रेशियो कितना है, तो रेशियो हमारा 1 और 2 का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा क्या था, तो ये हमारा पेन था, और ये हमारा क्या था, तो ये हमारा बुक था, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति ने पेन और बुक को कितने में ख़रीदा है, तो 1200 में। तो 1200 उसका क्या हो गया, देखो आपने प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगाया है, तो रेशियो आपको कितने का मिलेगा, तो सीपी का मिलेगा। जो रेशियो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, क्रय मूल्य का मिलने वाला है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1200 जो है, ये हमारा क्या है, दोनों का सीपी है, यानी 2 + 1 3 की वैल्यू है, ये 3 का मान है। और हमसे कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बताओ, तो बुक की कीमत हमारी कितनी है, 2 का मान है, तो हमें 2 का मान बताना है बहुत ही साधारण तरीके से। 3 से हम काटेंगे कितनी बार में, 400 बार में। 400 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा जैसा आपका सवाल आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम लेवल को पिकअप करते चलेंगे, उठाते चलेंगे। इस सवाल में क्या कहा गया, एक आदमी द्वारा 20 पेन और 16 पेंसिल को 360 रुपये में ख़रीदा जाता है, ठीक है। उसने पेन के 25% के लाभ पर और पेंसिल को इसकी लागत मूल्य के 7/5 पर बेचा है। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करिए यदि वह अंक में या अंत में 120 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यह हमसे पूछा गया। बहुत ही प्यारा सवाल कि 20 पेन्स एंड 16 पेंसिल्स आर परचेस्ड बाय अ मैन फॉर रुपीज़ इतना, यानी इतना पेन और इतना पेंसिल इतने रुपए में उसने खरीदा है, इतने रुपए में उसने खरीदा है। ही सोल्ड द पेन एट 25% प्रॉफिट एंड पेंसिल एट इतना ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। पेंसिल को उसने कितने पे बेचा, तो 7/5 बेचा। किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके कॉस्ट प्राइस के। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इफ ईच अर्न प्रॉफिट ऑफ 120 एट द एंड। हमने कहा ठीक है, इतना मुश्किल सवाल है ना, हम थोड़ा आसान बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर इतना बेसिक से कोई नहीं बताता है, गुरुवर आपकी जय हो। ठीक है, शायद आपने हमसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक एक सवाल के, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराते हैं बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से क्लियर कराते हैं कि यहाँ पर जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कष्ट ना हो, और सारी बातें उन्हें तरीके से समझ में आए। वो रटे नहीं चीज़ों को लेकर, वो समझे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये मेरी कोशिश होती है। तो आप यहाँ पर देखो, उस व्यक्ति ने क्या खरीदा, तो 20 पेन खरीदा, और क्या खरीदा, 16 पेंसिल खरीदे। कितने में खरीदा, 360 में। ठीक है, खरीद लिया ना, अब जेब में रखो। उसने पेन को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि पेन का प्रॉफिट कहाँ लिखोगे, तो पेन का प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल में कहा है पेंसिल को 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस में। तो अगर हम बात करेंगे तो पेंसिल की अगर हम बात करें तो पेंसिल हमारा कितना हो जाएगा, 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी अगर हम तरीके से बात करते हैं तो यानी 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब पता है क्या हो गया, यानी उस व्यक्ति ने खरीदा 5 में था लेकिन बेचा कितने में है, तो 7 में है। बहुत सिंपल सी बात है कि उसका यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ना, आप ऐसे समझो ना, सवाल में ये कहा गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 7/5 है सीपी के। अगर मैं यहाँ पर ये सीपी वाले शब्द को यहाँ से उठा के, ठीक है, यहाँ लेकर आ जाओ मेरे भाई, तो यानी CP/SP कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5/7 हो जाएगा। यानी आपने ख़रीदा 5 में और बेचा 7 में है। तो यहाँ से ज़रा प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो बोलोगे सर कितने का फ़ायदा, तो 2 का फ़ायदा। और कितने के ऊपर, तो 5 के ऊपर। 2/5 × 100% यहाँ कितना
कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 40%। यानी दूसरा वाला जो किताब है या दूसरा वाला हमारा है कि पेन को इतने पर और पेंसिल को इतने पे। बाकी एक बच्चे को जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है जिसने, उसको छोटी छोटी बातें पता है और इतना वो नहीं निकालेगा ड्रामाबाजी। उसको 7/5 बेचने का मतलब पता है कि 2 का लाभ 5 के ऊपर, 1/5 20%, 2/5 40%, तो वो यहाँ सीधा 40% लिख देगा। फिर बाद में क्या बोलेगा यहाँ पर कि उसने पेन को इतने पर बेचा, पेंसिल को इतने पे बेचा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इफ़ ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना एट द एंड। लास्ट में उसको 120 का फ़ायदा होता है। ठीक है, 120 रुपये का फ़ायदा होता है, लेकिन वो 120 रुपये कितने % का मान है, ये बताओ कि वो 120 रुपये कितने % का मान है। क्योंकि आपने यहाँ पर पेन का प्रॉफिट लिख दिया, आपने यहाँ पेंसिल का प्रॉफिट का % लिख दिया, लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में कितने % का फ़ायदा हुआ ये आपने नहीं लिखा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो पूरे ट्रांजैक्शन में जो फ़ायदा हुआ है 120 का हुआ है, और ट्रांजैक्शन हमने किया कितने का था, यानी ख़रीदा कितने का, तो 30। क्योंकि प्रॉफिट % निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 120 से काटेंगे 3 बार में, यानी 100/3%। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 100/3% हो जाएगा। और इससे रेशियो क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट %, प्रॉफिट %, प्रॉफिट %। तो रेशियो किसका निकल कर आएगा, CP का। इस बात को समझिए, रेशियो किसका निकल कर आएगा मेरे भाई, तो CP का रेशियो निकल कर आने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, अब आगे यहाँ देखते हैं, अगला बात करते हैं। एक और पॉइंट हमने आपको समझा रखा है, और वो क्या कि जब भी एलिगेशन को सॉल्व करते वक्त नीचे बट्टा हो, हर किसी में उतने से ही गुना करते हैं। तो अगर हम गुना करें तो हर किसी में 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना करिए, यहाँ भी 3 से गुना करिए, यहाँ भी 3 से गुना करिए। क्या हो जाएगा, 75 है। 100 में से 75 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 120 में से जो है वो 100 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो की बात मेरे भाई करते हैं तो 4:5 जो हो जाएगा वो हमारा CP का रेशियो हो जाएगा। क्रय मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा वो मेरे भाई जो है 4:5 हो जाएगा। बहुत क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये बात बोला भी देखो ये क्रय मूल्य है, ये हमारा अनुपात है। ठीक है, तो हमने जो है टोटल खर्चा कितना किया था, तो टोटल खर्चा हमने 360 रुपये किए थे। वो 360 हमारा कितने का मान है, तो वो 360 हमारा 9 यूनिट का मान है। तो अगर 9 यूनिट का मान 360, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा तो यहाँ बताइए 1 यूनिट का मान 40 है, तो 4 यूनिट का मान 160, और मेरे भाई 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा सवाल नहीं बना। अभी हमसे ये नहीं बोला गया था कि आपने सारे पेन कितने में खरीदे या सारे पेंसिल्स कितने में खरीदे, ये बोला ही नहीं गया। ये जो कीमत आई है 160 रुपये सारे पेन की आई है, ये जो 200 रुपये आई है सारे के सारे पेंसिल की आई है। अगर हमसे एक पेंसिल या एक पेन निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे, हमने मेरे भाई कितने पेन खरीदे, 20 यहाँ पर। यानी अगर बात करते हैं तो ये हमारा 20 पेन का कीमत है, समझना मेरी बात को। और पेंसिल कितने खरीदे हैं, 16। तो यानी ये जो हमारा वैल्यू है ये कितने का है, 16 का है। आप सवाल में देखो क्या पूछा है, पेंसिल का कीमत पूछा है, पेन का पूछा है, किसका पूछा है, तो बोला फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। हर एक पेंसिल का मान कितना है, तो ये 16 पेंसिल का मान इतना है, तो एक पेंसिल का मान 16 कम 16 40 हो जाएगा। 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर जो है 16 का 5 गुना 80 हो जाएगा, यानी 12.5 ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। तो समझ गए ना इस पॉइंट को लेकर आप यहाँ पे कि कैसे कैसे मेरे भाई क्या कहा गया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है कि पेन को कितने पे बेचा, पेंसिल को कितने पे बेचा, टोटल को कितने पे बेचा, रेशियो आ गया CP का। ये टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, उतने में 20 आर्टिकल, इतने में 16 आर्टिकल, एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल दी। सर मेरी 60 मॉक की बुक अभी तक नहीं आई है। 14 मार्च क्या लिखा है आपने, 14 मार्च को ऑनलाइन किया था, पेमेंट अभी तक नहीं आई। आपने बच्चे कहाँ पर पेमेंट किया था, फ्लिपकार्ट पर किया था, अमेज़न पर किया था, हमारे एप्लीकेशन पर पेमेंट किया था। ठीक है, अनंजय सिंह है, जो भी, अनंजय सिंह तो नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी है यहाँ पे किस नाम से है, क्रेजी गर्ल के नाम से। आपने बच्चे कहाँ पेमेंट किया था ये बताइए। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन पर पेमेंट किया था ना, तो अभी एक छोटा सा काम करिएगा, यहाँ पर एक इंक्वायरी नंबर हम आपको दे रहे हैं, और इस इंक्वायरी नंबर पर फटाक देना जो है, ये नंबर है आपका 8506003399, 8506003399। ठीक है,
इस नंबर पर फ़ोन करिएगा और इस नंबर पे मेरे भाई जो है आराम से अपनी समस्या का समाधान लिखवाइएगा। 24 घंटे के अंदर आपके समस्या का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक करिए जनाब, आप लोग थोड़ा बढ़ाइए आगे। चलिए, एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदी हैं। पहली कुर्सी उसके लागत मूल्य के इतने पर बेचता है, दूसरी कुर्सी को उसके लागत मूल्य के इतने पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन के दौरान 90 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो सस्ती कुर्सी का मूल्य ज्ञात करेगी। सस्ती वाली जो कुर्सी है उसका मूल्य हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ समझते हैं। ऐसे सवालों को सबसे शॉर्ट में एलिगेशन में बनाया जाता है, समझ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में बनाया जाता है। आप यहाँ देखिए यहाँ पर कि उसने 2 चेयर खरीदा है। कितने में खरीदा है? 900 में। तो इसका मतलब ये नहीं है एक चेयर की कीमत 450 हो गई, ऐसा नहीं है। उसने पहले वाले को 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर बेचा। ठीक है, पहले वाले को कितने पर बेचा है? तो पहले का जो सेलिंग प्राइस है ना वो बराबर है 4/5 ऑफ किसके? तो सीपी के। यानी वो सीपी को अगर वहाँ ना लिख के यहाँ लिखे तो हम क्या बोलेंगे? खरीदा 5 का, बेचा 4 में। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? तो बोलोगे सर लॉस है। कितने का? 1 का। कितने पे? 5 पे। तो 1/5 इंटू 100% ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले वाले पर कितने का लॉस? तो 20% का। और ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पहले से आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आया तो बहुत दिक्कत है। पहले को अगर 4/5 पे बेचा तो 1 का नुकसान 5 के ऊपर। यानी अगर हम पहले कुर्सी पर बात करें तो पहले कुर्सी पर तो नुकसान है और कितने का है? तो 20% का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वाले चेयर को 5/4 बेचा गया। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। किसके? तो कॉस्ट प्राइस के। यानी अगर हम यहाँ से उठाते हैं और अगर हम यहाँ लेकर आते हैं तो खरीदा 4 में, बेचा 5 में। फ़ायदा कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। इंटू कितना? तो 100% यहाँ पे। तो कुल मिलाकर अगर हम फ़ायदे की बात करें तो 25%। यानी दूसरे वाले को जो हमने बेचा वो 25% के प्रॉफिट में। अगर लॉस है तो माइनस लिख देना, प्रॉफिट है तो प्लस में लिख देना। एक एक बात, एक एक निचोड़ हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। हम यूट्यूब पर ये देख कर नहीं आते हैं पढ़ाने कि आज हमको ज़्यादा लाइव वॉचिंग मिलेगा, आज हमको कम लाइव वॉचिंग मिलेगा। सिर्फ इस बात पर आते हैं पढ़ाने कि अगर 5 बच्चे भी इस क्लास में बैठे हो ना तो उनको हम सिखा कर जाएँ, उनको हम अच्छा बता कर जाएँ, उनके हम कंसेप्ट क्लियर करा के जाएँ। कभी भी ज़िंदगी में इस बात का फोकस नहीं रहा है कि लाइव वॉचिंग कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, क्या है, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, क्या है। ठीक है, हमेशा इस बात का फोकस रहा है कि क्या आज जो मैं लेकर आया हूँ पढ़ाने, जो मैं कंसेप्ट के साथ मैंने सोचा था कि आज बच्चों को ये कराऊंगा, उसको मैं डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया, बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, उसका फ़ायदा उठा पाया कि नहीं उठा पाया बच्चों ने। बस ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर में बता रहे होते हैं। अगर व्यूज़ के लिए पढ़ाना होता ना तो पढ़ाने का तरीका ऐसा होता, ये है इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ो, ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ो। तो ये मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे एक एक बात बताता हूँ, मेहनत लगती है, दम लगती है, समय लगता है समझाने में। ठीक है, ये बात को जानिए आप यहाँ पे। फिर कहा गया ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन उसने कितने का लाभ कमाया? 90 का। पूरे लेन देन में उस व्यक्ति ने 90 रुपये का लाभ कमाया है। अब वो 90 हमारे 900 का कितना % है? क्योंकि एक पार्ट का प्रॉफिट यहाँ लिखोगे, दूसरे का यहाँ लिखोगे, टोटल का तो बीच में लिखोगे ना। तो टोटल का निकालने के लिए क्या करोगे? तो टोटल का निकालने के लिए बोलोगे फ़ायदा कितने का? 90 का। कितने के ऊपर? तो 900 के ऊपर। इंटू कितना? 100%। हालांकि साफ तौर पे दिख रहा है 10% है, बट फिर भी देख लो, 0 से आप 0 काट लो, 9 से 9 काट लो, 10%। तो पूरे लेन देन पर फ़ायदा कितने का? 10% का। जब हम प्रॉफिट % में एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशियो किसका मिलता है? कॉस्ट प्राइस का मिलता है। तो अगर हम यहाँ रेशियो की बात करें तो रेशियो देखना ज़रा, 25 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ 10 में से 20 घटा दो तो हो जाएगा 10। यही करेंगे? बिल्कुल गलत तरीका है ये। जो भी लोग ऐसा करते हैं बहुत वाहियात काम करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई। आप समझिए, 25 में से 10 घटाने के बाद 15 आएगा, ये समझ में आता है। लेकिन आप 10 में से -20 को घटा रहे हैं। तो 10 में से जब माइनस करेंगे, और वो भी किसको? -20 को, तो आप बोलेंगे सर 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। यानी उनको मेरे भाई जो है यहाँ पर क्रेजी गर्ल बच्चे, हमने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर इस नंबर पर बात कर लीजिए, आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद भी आप कमेंट किए जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम में एक ऑटोमेटेड वायरस लगा दिया गया है जो ना सुनता है, ना जानता है, ना देखता है, और बस अपने आप रोबोट की तरह अपना बात कहे जा रहा है।
अरे मेरे भाई आपको कहा ना हमने यहाँ पर किस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, फिर काहे ला बार बार आप कमेंट कर रही हैं बताइए। तो पहले वाले को जिस प्रॉफिट पे लिखा वो यहाँ, दूसरे वाले को जिस पे लिखा वो यहाँ, टोटल को लिख दिया यहाँ। ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस का मेरे भाई रेशियो आ गया यहाँ पर, तो हम बोलेंगे टोटल सामान को हमने ख़रीदा कितने में है, 900 में है, यानी वो जो 900 हो गया वो मेरे भाई कितना हो गया, तो 900 हमारा 3 पार्ट का वैल्यू, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। यानी अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले को हमने कितने में ख़रीदा था, तो पहले वाले को 300 में, और दूसरे वाले को कितने में ख़रीदा था मेरे भाई, तो 600 में। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। 300 और 600 जो हो जाएगी कीमत, सवाल में बोला गया था सस्ती वाले का कीमत, तो सस्ती वाली का कीमत कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा यहाँ पर जो है क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो आज के सेशन में मेरे भाई इतना ही है, मुझे लग रहा है कम पड़ गया, तो इसकी एक मैं पार्ट 2 नंबर भी वीडियो देख लूँगा अगर पॉसिबल हो पाया तो, और नहीं तो जो सवाल हमारे रह गए उनको मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सवाल तो मेरे पास अभी बहुत सारे हैं जो मैं सोच कर आया था कि आज मैं आप लोगों को ये भी टॉपिक करा दूंगा, ये पूरा का पूरा इंक्रीज या डिक्रीज इन मेल, इंक्रीज या डिक्रीज इन फीमेल, ये परसेंटेज का है कि परसेंटेज वाले सवाल में एलिगेशन कैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद और यहाँ पर बाकायदा मैंने नया सवाल भी रखा हुआ है, हालांकि इसकी प्रिंटेबल PDF मैं दे दूंगा, वो प्रिंटेबल PDF आप लोग ट्राई करना, बाकायदा तरीके से आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आया था वो सारे के सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर ट्राई करना, और अगर फंस जाए सवाल तो हमारे डाउट ग्रुप पर जाकर मेरे भाई पूछना। मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर है, भारत का सबसे बड़ा डाउट ग्रुप, जहाँ पर 75,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। डेली एक दूसरे के डाउट को सॉल्व करते हैं, एक बहुत ही पारिवारिक माहौल बनाकर बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो वहाँ डाउट ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा तब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बैच के बारे में मेरे भाई पूछ रहे थे, तो अभी इतना जान लीजिए, अभी हम आपको न्यू बैच के बारे में बताएंगे। 2 तरह का मेरा बैच चलता है, एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक मैथ्स का मेरा लाइव बैच है। ठीक है, लाइव बैच अभी हमारा आने वाला है, उसके लिए अनाउंसमेंट आपको प्रॉपर की जाएगी, तो अभी लाइव बैच के बारे में नहीं बताएंगे आपको। जिन बच्चों को लाइव बैच लेना होगा वेट करिए आराम से। ठीक है, हमारा लाइव बैच अभी 1-2 दिन में आपको अनाउंसमेंट कल मिल जाएगा जानने को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड बैच के बारे में, तो देखिए रिकॉर्डेड बैच एक ऐसा बैच है जो भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है यहाँ पे, ये हमारे बैच में हमने आपको जो है पूरा का पूरा गणित पढ़ा रखा है, और इसमें आपको अरिथमेटिक, एडवांस, डाटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन, सारे के सारे टॉपिक्स हो रखे हैं। उनके बहुत अच्छे तरीके से वीडियो हो रखी है सीक्वेंस में, उनके मेरे भाई PDF हो रखे हैं, और फिर उसके बाद जो है क्लास नोट्स हो रखे हैं। ठीक है, हाँ, तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करा रखी हैं, और बच्चों की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कि उनको बहुत ही कम वे में, बहुत ही कम फीस में ये हमारा बैच मिले, इसलिए इसकी फ़ीस भी हमने कितनी रखी है, तो 699 रुपये, 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जो है आपको ये बैच मिलता है। और एक अपडेटेड बैच है हमारा ये पूरा का पूरा VOD बैच। अगर आप देखेंगे तो जो नया वाला VOD है जाकर देखिए, इसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक्स अपडेट हैं, सारे टॉपिक्स अपडेट हैं, और 1 से 2 टॉपिक जो है वो भी बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा। कैसे मिलेगा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, कहाँ से, तो हमारे गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर किसी के पास लैपटॉप है वहाँ से देखना चाहता है तो rankersgurukul.com, वहाँ से मेरे भाई देख सकते हो आप। ठीक है, कोई भी कॉल करना हो तो ये 2 दिए गए नंबर पर कॉल करो, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ज्वाइन करिए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए। वैलिडिटी लाइफ टाइम होने वाली है, स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से सारे क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल होगा, सारे शीट्स अपडेटेड होंगे, PDF भी अपडेटेड होंगे, क्लास नोट्स भी अपडेटेड होंगे। एक बार हमारा एप्लीकेशन RG विक्रमजीत डाउनलोड करो बाकायदा, जाकर उसमें देखो एनरोल होने के पहले, उसके बाद फिर चूज़ करना। ठीक है, तो चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, और आज के सेशन में इतना ही है। जो आज की PDF है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके लिए मेरे भाई YouTube पर ज़रूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।